हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल लास्ट। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था वेक्टर। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, मतलब मात्रक एवं मापन। इसकी कंप्लीट जो थ्योरी है अपने डिस्कस करेंगे, उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो अपने दो टॉपिक हैं, वेक्टर्स एंड यूनिट एंड मेजरमेंट, सदिश और मात्रक व मापन, इन दोनों ही चैप्टर जो है, दोनों ही टॉपिक जो है अपने, इनके क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अपने जो मात्रक एवं मापन है इसकी थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, काफी इजी चैप्टर है, पर सिलेबस में है तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें मात्रक एवं मापन का अर्थ क्या है। मापन मतलब किसी चीज की मेजरमेंट करना, कोई चीज कितनी है। यूनिट मतलब किसी चीज की मेजरमेंट आपने कर ली, जैसे कि मान लो आपने कह दिया 5 है, तो उसका एक मात्रक आएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने का एक मात्रक होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये चीज फिजिक्स की क्वांटिटी है। जैसे कि मतलब मानो न्यूटन है, तो अगर सिंपल 5 था तो नहीं पता चलता कि ये मास है या ये टाइम है या ये वेलोसिटी है या फिर ये फोर्स है। मगर अगर आपने इसको 5 न्यूटन लिख दिया है ना, 5 न्यूटन लिख दिया, तो इस न्यूटन से क्या पता चलता है कि ये क्या है, फोर्स है, क्या है, एक बल है। तुम्हारे पास जो यूनिट है वो क्या होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट डिफाइन की जाती है। वो क्या करती है, तुम्हें मेजरमेंट में हेल्प करती है। ओके, इसके बाद अपने पास आती है यूनिट्स। यूनिट कितने तरीके की होती है, यूनिट दो तरीके की होती है। यूनिट दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड यूनिट। क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट। और एक होती है यूनिट, सॉरी, यूनिट क्या होती है, यूनिट जो है वो क्या होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो एक मानक होता है। ठीक है ना, जैसे कि एक न्यूटन है तो एक न्यूटन के लिए डिफाइन है कि एक न्यूटन के अंदर इतना फोर्स होगा। ठीक है, जैसे कि एक सेकंड है तो एक सेकंड के अंदर इतना टाइम होगा, तो वो सेकंड है ना, वो एक ऑफिशियली डिफाइंड यूनिट होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा लिख लेंगे कि यूनिट क्या होती है, इसका एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो ना, कि मतलब इसका क्या होता है, एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी होती है कि इतनी ही आएगी इस क्वांटिटी के अंदर, उस चीज को यूनिट कहा जाता है। उसके बाद आता है क्वांटिटीज। अपने पास डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है और उनकी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होगी। जो यूनिट होगी वो दो तरीके की होगी, एक तो होगी स्टैंडर्ड, जैसे कि सेकंड हो गया, और अपने पास मास का केजी हो गया, लेंथ का मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद आएगी डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या होती है कि जो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड मतलब सेकंड जो है वन वर्ल्ड का है ऐसा नहीं है, न्यूटन जो है ऐसा नहीं है, मास जो केजी है वैसा नहीं है। बात जो डिराइव्ड होगी वो क्या होगी, जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी, 5 से 7 अपने पास स्टैंडर्ड यूनिट होगी, उनको लेकर के अपने क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। यहां जो मैंने न्यूटन बोला है वो भी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, वो भी क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट कैसे, F = ma, तो m की यूनिट लिख दी आपने, a जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, उसकी आपने यूनिट लिख दी। ठीक है, जो मिला के यूनिट बनी उसको इन्होंने न्यूटन बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहला टॉपिक आप लिख लो इसके अंदर, सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपके पास कुछ कुछ डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी होगी, उनकी कुछ कुछ यूनिट होती है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड ही होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है, अपने पास लिख लो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, हिंदी में लिखना हो तो फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। यहां आ जाएगा यूनिट, जो कौन सी होगी, एसआई होगी। एसआई एक ऐसी यूनिट होती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्या होती है, एक्सेप्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगी, दूसरी यूनिट जिसे कहते हैं सीजीएस। सीजीएस जो एसआई है वो आपकी लगभग मोस्ट ऑफ बार क्या मिलेगी आपको, एमकेएस ही मिलेगी। एमकेएस का मतलब एम जो क्या मापेगा, मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड, की मास को आपको किलोग्राम में, लेंथ को अपना मीटर में, और सेकंड टाइम को सेकंड में मापा जाएगा। जबकि सीजीएस में क्या होगा, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और जो टाइम होता है आपका उसको सेकंड में मापा जाएगा। इसके बाद यहां पर सिंपली उसकी नोटेशन आ जाती है
कि इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है मास। मास मास को कैसे लिखते हैं, मास को m से लिखते हैं। मास की ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट केजी है। सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम है। उसके बाद आता है लेंथ, और उसके साथ ही क्या आ जाएगा, टाइम। तो लेंथ को किससे लिखोगे, एल से लिखोगे। टाइम को कैसे लिखोगे, टी से लिखोगे। और ये जो एम एल टी लिखा है मैंने आपको, ये आपको डायमेंशन लिखने में, विमा लिखने में भी काफी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो लेंथ है, इसको किस में मापोगे, मीटर में। चाहे तो इसको एम लिख दो, या पूरा लिखना हो तो पूरा लिख दो। यहां सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चाहे पूरा लिख दो, या आप सिंपली सीएम लिख दो। यहां आप सिंपली एम भी लिख सकते हो। टाइम का क्या रहेगा, सेकंड। इसको सेकंड भी लिखते हैं और इसको स्मॉल एस भी लिख देते हैं। इसमें भी क्या रहेगा, सेकंड ही रहेगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है, चाहे एस लिखो चाहे आप सेकंड लिख दो। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। क्या है, केल्विन। के लिखेंगे, इसका अर्थ क्या है, केल्विन। और सीजीएस में इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड लिख दो, सेंटीग्रेड लिख दो, एक ही बात है। और इसको लिखते कैसे, थीटा से लिख सकते हैं, या फिर किसे लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर के बाद करंट। करंट मतलब धारा, टेम्परेचर मतलब ताप, और टाइम मतलब समय, लेंथ मतलब दूरी या लंबाई, मास मतलब द्रव्यमान। करंट को किससे लिखोगे, एम्पियर से। ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। और यहां भी इसकी यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर ही रहेगी। इसको लिखते किससे, आई से। मैंने यहां क्यों लिखा है, क्योंकि यहां तो मेरी फोटो आ रही होगी। ठीक है, तो यहां ये क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। करंट के बाद अपने पास आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं कंडेला, सीडी, कंडेला। ये भी सेम होगा कंडेला, इसको लिखते कैसे हैं, सीडी से। और उसके बाद लास्ट है अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल, यहां भी क्या आ जाएगा, मोल। ठीक है, चीजों का मोल के अंदर मापते हैं। उसके बाद अपने पास दो यूनिट और आती है। ये तो क्या होगी, मेन यूनिट होगी, है ना। एक दो आती है सप्लीमेंट्री यूनिट, मतलब कहीं कहीं वो भी यूज हो जाती है। टू सप्लीमेंट्री यूनिट में देखो, पहला आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को किस में मापोगे, रेडियन में। किसमें, रेडियन में। सिंपल एंगल नहीं होता क्या, बोर्ड पे डायग्राम बनाओ तो ये वाला जो एंगल है सिंपली, जैसे कि ये देखो, ये आपका कोण था, ये आपका चाप था एस, और ये आपकी त्रिज्या थी आर। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटा त्रिज्या, या चाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आरक, त्रिज्या को रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल को किस में मापेंगे, रेडियन में मापेंगे। कैसे मापेंगे, रेडियन में मापेंगे। ये आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया प्लेन एंगल का। इसके बाद अपने पास प्लेन एंगल ना आगे क्या आता है, सॉलिड एंगल। इसको कहते हैं ठोस कोण। ठोस कोण क्या होता है, देखो जैसे कि आपके पास तरबूज था, वाटरमेलन था, तो वाटरमेलन के अंदर क्या होता है कि आप जैसे वाटरमेलन का आधा भाग है ये, ठीक है, तो उसके सेंटर से एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर कोई बीज नहीं होता। ठीक है, उसको अपने चाकू से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से अपने उसको निकाल लिया, तो इस भाग का जो कोण बनता है, इस भाग का जो कोण बनता है, या आप ऐसे देखो कि कोई भी कोण है, कोण समझते हो ना, शंकु, जोकर की टोपी, ये है अपने पास। ठीक है, तो जो सर्कल है उसका जो कॉर्नर है, जो सर्कल है, इसके द्वारा शंकु का हेड जो है, ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर जो कोण बनाया जा रहा है ना 3D के अंदर, है या नहीं है। जैसे ये वाला पार्ट है, इसके द्वारा इस सेंटर के ऊपर जो कोण बनाया जा रहा है ना, इस पूरे के द्वारा, ठीक है, 3D के अंदर, वो क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है। ठीक है, ये आपको बस पता होना चाहिए। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है प्लेन एंगल की, ये आपके पास हो सकता है 180 डिग्री, जबकि ये कितना हो सकता है, ये हो सकता है आपके पास 180 नहीं, सॉरी 360 डिग्री, है या नहीं है। 180 तो ये वाला हो गया, 180 ये वाला हो गया, तो कंप्लीट घुमाओगे तो 360 डिग्री हो सकता है, जिसे अपने क्या लिखते हैं, 2 पाई भी लिखते हैं।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली लिख दूं तो ये हो जाएगा अपने पास 360 डिग्री, और सॉलिड एंगल में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रहेगी 4 पाई। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, या जो आपका सॉलिड एंगल है वो कितना हो सकता है, 360 का दुगना 720 डिग्री। ओके, इसके बाद आगे देखो अपने पास, इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये तो देख ली तुमने, जनरल क्वांटिटी भी देख ली, अब एक डिराइव्ड क्वांटिटी भी देख लो, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड जीरो यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न राशियां तथा उनके मात्रक, व्युत्पन्न राशियां तथा उनके व्युत्पन्न मात्रक। देखो जैसे कि वेलोसिटी है, जैसे कि क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी खुद का तो मात्रक कोई होता नहीं है स्टैंडर्ड, तो वेलोसिटी होता क्या है, डिस्टेंस, वेलोसिटी ये आएगा क्या, हाँ ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर, टाइम का सेकंड, तो ये कितना आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया, कितना आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आता है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक। तो ये स्पीड का लिखा है मैंने इस तरीके से, आप फोर्स का लिख सकते हो, एफ क्या होता है, एम ए होता है, एम को क्या लिखते हो, केजी लिखते हो, ए को क्या लिखते हो, दूरी बटा समय की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर, तो ये अपने पास केजी, मीटर और सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर -2, ये आपके पास फोर्स के लिए डिराइव्ड यूनिट आ जाती है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक आ जाता है। अब इसके बाद अपने पास जो है नेक्स्ट जो है वो आता है डायमेंशन, विमाएं, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो जो डायमेंशन जो है, जो विमा है, तो डायमेंशन का अर्थ क्या है, विमा एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। देखो जो आप विमा क्या है, विमा एक एमएलटी का स्टैंडर्ड किसमें होती है, एमएलटी में होती है। ठीक है, एमएलटी का एक ऐसा ग्रुप है जिसके द्वारा आप क्या लिखते हो, एक फॉर्मूला लिखते हो, और ये जो विमीय फॉर्मूला है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, फिजिक्स के अंदर आपके लिए एक रामबाण होता है। रामबाण कैसे, इसकी ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसके अंदर इससे क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, क्वेश्चन आएगा नहीं, स्पेशली मेंशन नहीं करेगा डायमेंशनल एनालिसिस का है, पर बहुत बार आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जो ऑप्शंस देखोगे उसमें देखोगे वो ऑप्शन है डायमेंशन के बेसिस के ऊपर, दो ऑप्शन आराम से कैंसिल हो जाते हैं, तो आप उसका आंसर आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, डायमेंशनल एनालिसिस जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एमएलटी का एक ऐसा फॉर्मूला है जो क्या करता है, डायमेंशन को बताता है, विमा को बताता है। ठीक है, जो एम है यहाँ पे क्या है, मास है, किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, एल किसको, लेंथ को, और टी किसको, टाइम को। कुछ कुछ क्वांटिटीज के अपने लिखते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल बात करूं, पावर की बात करूं, पावर किससे करते हैं, पी से। पी क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन बटा समय। बल जो है, बल क्या होता है, एम गुणा ए, ये एक्स बटा टी, एम का एम, ए क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन, समय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, वेग, वेग में फिर परिवर्तन, त्वरण, और ये क्या है, एक्स बटा टी। तो ये क्या बन गया, ये आ गया एम एक्स स्क्वायर बटा टी की क्यूब। तो ये क्या बना, एम का एम, एक्स विस्थापन किसे मापोगे, लेंथ में, एल में, तो एल कितना आ गया 2, और ये टी क्या आ गया 3 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है, m1 L2 T -3, ये क्या आ गया, पावर का आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से आप सबके लिख सकते हो, चाहे वर्क हो, चाहे इंटेंसिटी हो, कुछ भी चीज हो, एनर्जी हो, उसका फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आती है डायमेंशनल इक्वेशन। इसमें आगे कुछ है नहीं, काफी इजी चैप्टर है ये, पर इसके जो कॉन्सेप्ट आपको पता रहेंगे तो आप इनको आसानी से यूज कर पाओगे। इनको अपने जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर भी यूज करेंगे। डायमेंशनल इक्वेशन, आपकी जो डायमेंशनल इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या कहती है आपको, डायमेंशनल इक्वेशन ये कहती है कि मान लो कोई फॉर्मूला ऐसे है, F = ma, तो इस साइड की जो डायमेंशन होगी वो हमेशा इस साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। डायमेंशनल इक्वेशन मतलब
विमीय समीकरण। विमीय समीकरण क्या करता है? विमीय समीकरण कहता है इस साइड के अंदर जो आपका क्वांटिटी होगी, जैसे कि यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स की जो विमा होगी वो एम ए की विमा की क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी। इसके बाद आती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है? ये क्या है? समांगता का सिद्धांत। ये समांगता का सिद्धांत क्या है? जैसे कि दो फिजिकल क्वांटिटी जुड़ रही है, पी और क्यू को आप ऐड कर रहे हो और इसको ऐड करके आप क्या बना रहे हो? आर बना रहे हो। तो ये तभी जुड़ पाएंगे जब पी और क्यू है, दोनों की विमा क्या होनी चाहिए? दोनों की जो डायमेंशन है, जो विमा है, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है। जब आप इनको गुणा करते हो, पी क्रॉस क्यू करते, तो डायमेंशन डिफरेंस हो सकती है, डिफरेंट डायमेंशन हो सकती है। ठीक है। इनको आप क्या करते हो? भाग देते हो तो भी डिफरेंट हो सकती है डायमेंशन, और घटाते हो तो भी डायमेंशन कैसे होनी चाहिए? आपके पास सेम होनी चाहिए। समझ रहे हो ना कि चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, तो जो डायमेंशन है आपके पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर गुणा कर रहे हो या भाग दे रहे हो तो इनकी डायमेंशन जो है वो क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। ओके। इसका यूज अपने कहां करते हैं? यूज अपने वही फॉर्मूले के अंदर करते हैं, जैसे कि अभी भी किया भी था हमने। जैसे एफ इजिकल टू एम में निकाल लो या कुछ भी निकाल लो, पावर वाला निकाला था ना, तो वहां पे वर्ग की डायमेंशन अलग थी, टी की अलग थी, और दोनों की सोल्व हो गई, किसकी आ गई थी? पी की आ गई थी। ठीक है। और इस फॉर्मूले का हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी के भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अपने पास श्यानता के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर होता है माइनस का 6 पाई नीटा आर वी। ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी वाला। तो यहां से सपोज दैट आपको नीटा की विमा निकालनी है, तो नीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे? एफ बटा आर बटा वी टी। क्यों? क्योंकि 6 पाई जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, माइनस क्या है? कांस्टेंट है, तो इसकी तो यूनिट होगी नहीं। तो आप एफ की विमा निकालो। एफ की विमा कैसे निकलेगी? नीटा की विमा निकालो, श्यानता गुणांक की, विस्कोसिटी कांस्टेंट की विमा निकालोगे तो कैसे निकलेगी? एफ बटा आर इंटू वी टी। अब देखो एफ की विमा क्या है? एफ की विमा अपने पास एम एल टी माइनस टू है ना, एम एल टी माइनस टू। आर की क्या होती है? दूरी की, एल, वेग की, एल टी माइनस वन। इसको आप सोल्व करो तो क्या होगा? L1 से L1 गया, t माइनस वन से यह गया तो t माइनस वन बच गया, L से जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस का। ये आपके पास क्या हो गई? नीटा की विमा आ गई। ठीक है। नीटा की विमा के अंदर, इसके अंदर क्या था कि आपके पास एक फॉर्मूला था, कोई भी फॉर्मूला आपने उठाया जो भी आपको याद था, उसकी हेल्प से आप किसी भी क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की विमा, किसी भी कांस्टेंट की विमा निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर 6 पाई की तो विमा थी नहीं, नीटा की विमा क्यों थी? नीटा क्या एक फिजिकल कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन होती है। 6 पाई जो है एक संख्या है, संख्या की विमा नहीं होती। ओके। इसके एक चीज और भी देख सकते हो, यहां पे देखो जोड़ घटाव वाला बात आता है ना, तो एस बराबर न्यूटन का गति का समीकरण क्या है? जो अपने पास पहला क्या होता है? वी बराबर यू प्लस एटी, वी बराबर यू प्लस एटी। दूसरा क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसकी विमा सेम, इसकी विमा सेम, इसकी विमा सेम, और इसकी विमा भी इसके सेम, इसकी भी इसके सेम, इसकी भी इसके सेम। ठीक है। तो जोड़ घटाव जहां भी होगा उन सभी संख्याओं की विमा, उन सभी क्वांटिटीज की विमा, जैसे पी और क्यू है, दोनों की विमा सेम, इन दोनों की विमा सेम रहेगी। ठीक है। उसके बाद आता है इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कैसे करते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? देखो पहला यूज, देखो इसके अंदर आपके पास पहला यूज क्या है? एक सिस्टम से, जैसे आपके पास एक सिस्टम है, कौन सा? एम के, उससे आप दूसरे सिस्टम में जा सकते हो। दूसरे सिस्टम में आप चले गए, मान लो दूसरा सिस्टम कौन सा? सीजीएस। तो इसके अंदर उसकी संख्या कितनी होगी? इसके अंदर इसकी यूनिट कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, और इसके अंदर इसकी यूनिट कितनी आएगी, ये अपने चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है N1 U1 बराबर N2 U2। यहां N1 क्या है? U1 सिस्टम के अंदर जो आपकी डायमेंशन है, U1 सिस्टम जो है, यूनिट जो है किसके अंदर? MKS के अंदर, उसके अंदर N1 संख्या है। ठीक है। U2 क्या है? ये मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा।
U2 क्या है आपके पास, U2 है दूसरा यूनिट सिस्टम, और N2 क्या है उसके अंदर संख्या। जैसे कि देखो एक सिस्टम क्या है, MKS है, मापने का, कितना आ जाएगा किलोमीटर, ये कितना आ गया 1 किलोमीटर, इसके अंदर N2 कितना आएगा 1000, यहाँ पे मीटर, समझे ना। ये क्या है U1 है, ये क्या है U2 है, ये क्या है N1 है, ये क्या है N2 है। आप ये चीज देख सकते हो, अगर U1 जो है वो बड़ी यूनिट है, U1 बड़ी यूनिट है, U2 छोटी यूनिट है, तो जो N2 होगा, U1 बड़ा था ना तो N1 क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, समझे ना। जो बड़ा है उसके साथ क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। U1 के साथ क्या आया, N1 आया, तो अगर U1 बड़ा होता U2 से तो N1 छोटा होगा किससे, N2 से। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ओके। और यहां पे आप एक चीज ये भी देख सकते हैं कि आपके पास ये फॉर्मूला है, तो मान लो आपको U2 दे दिया कि कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, U1 दे दिया कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ये बता दिया कि जो N1 है वो इतना है, तो बताओ N2 कितना आएगा। जैसे कि आपको ये बोल दे कि क्या बोल दे, ऐसे बोल दे कि 1 किलोमीटर होगा, ठीक है ना, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, तो आपको N1 दे दिया 1, किलोमीटर दे दिया km, ठीक है। U1 क्या दे दिया, पहली यूनिट किलोमीटर दे दी, N2 आपको नहीं दिया, निकालना है, और U2 आपको दे दिया सेंटीमीटर। तो आप ये भी कन्वर्जन कर सकते हो। यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मान लो आपको N2 निकालना दे दिया, तो ये हो जाएगा N1 U1 बटा U2, ठीक है। इसके आगे आगे आएंगे तो अपने इसको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक एग्जांपल करें, आ जाओ इसका एक एग्जांपल करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखो, आपके पास इसका एक एग्जांपल है, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज, जो श्यानता गुणांक होता है ना उसका फॉर्मूला कितना दे दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना दे दिया, नीटा बराबर m1 L-1 T-1। ऐसा है क्या, अपन ने अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, लगभग 2 मिनट पहले, तो आप वहां से देख सकते हो ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। ये पूछ रहा है कितने पोइज होंगे, पोइज क्या है, सीजीएस यूनिट के अंदर नीटा का मान है, नीटा की यूनिट है किसके अंदर, सीजीएस के अंदर, कितने पोइज होंगे 1 पोइजूली के अंदर, 1 पोइजूली के अंदर कितने पोइज होंगे, ठीक है, कितने पोइज होंगे, 1 नहीं होगा, कितने पोइज होंगे पूछ रहा है, 1 पोइजूली के अंदर, ठीक है। 1 पोइजूली के अंदर कितने आपके पोइज होंगे, ये क्या है, ये MKS है अपने पास, ठीक है। ये भी क्या है, नीटा की यूनिट है, ओके। तो आ जाओ देखो शुरू करें, आ जाओ शुरू करते हैं। पहले किसकी बात करो, MKS की बात कर लो। MKS की बात करने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये M1 L-1 T-1, तो मास किस में आएगा, केजी में, लेंथ मीटर में, और टाइम सेकंड में। ये हो गया आपके पास किसका काम हो गया, ये इसकी SI यूनिट आ गई है ना, या कह दो आप MKS यूनिट आ गई, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं CGS के अंदर। CGS में लिखोगे तो कैसे लेके आओगे, CGS के अंदर, CGS में आप ले आओ, CGS में क्या आ जाएगा, मास को किसमें मापोगे, ग्राम में, लेंथ दूरी को सेंटीमीटर में, ओके, और जो टाइम है आपके पास इसको सेकंड में, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास SI के अंदर, और ये आ गया अपने पास CGS के अंदर, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन देखना है कि एक पहले MKS, इसको क्या बोला इन्होंने, पोइजूली, एक पोइजूली के अंदर कितने पोइज होंगे CGS में, तो इसी को उठा लो, MKS वाले को ले आओ, कितना है, नीटा SI बराबर केजी है, मीटर इनवर्स है, और सेकंड इनवर्स है। जाना कहां है आपको, CGS में जाना है। चलो CGS में 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, क्या इनवर्स है। 1 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, सिंपल सेकंड, तो ये कितना बना, 1000 बटा क्या आ जाएगा, 100, यूनिट अलग लिख ली है ना। ये देखो यूनिट क्या आई थी, नीटा की जो डायमेंशन थी वो कितनी आई थी, यहां निकाली थी, L-1 आई थी, L-1 नहीं आएगा, L+1 नहीं आएगा क्या, 6 बराबर 1 मिनट, बल बराबर F बराबर 6 पाई नीटा आरवी, तो ये आ गया F,
तो ये हो गया एम ए क्या होता है, तो ठीक है, और आर एल होता है, कोई दिक्कत नहीं। वी टी क्या है, अंतिम वेग, वेग है, एल टी माइनस वन, एल से एल गया, ये टी माइनस वन बन गया, ये एल माइनस वन बना। तो यहां पर इसका फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, जो मैं नोट्स जो यूज कर रहा हूं उनके अंदर फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। तो ये आपके पास, एक मिनट लिख लेता हूं मैं, एक पोई जूली के अंदर कितने पोइज होंगे, सर्च कर लेता हूं, गूगल करता हूं, एक मिनट। हाँ सही कर रहे हैं अपने, देखो आगे चलो, कितना हो जाएगा ये 1000/100, ये ग्राम आ गया, और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स रह गया, ये 100 नीचे जाएगा ना, और फॉर्मूला भी सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, क्योंकि अपन ने तो ये बकायदा ड्राइव किया है, तो अपना सही है, जो नोट्स यूज करे थे उसमें गलत था। तो ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स का सेकंड इनवर्स, इसको काटोगे तो कितना बना 10, तो ये बनेगा 10 ग्राम, ये आ गया सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आ गया सेकंड इनवर्स। तो देखो ये क्या था, ऐसा ही मात्रक था, ऐसा ही मात्रक था ना, ऐसा ही को कहां ले गए, ये सीजीएस में ले गए, आप ले गए ना, तो आपके पास अंतर कितना आया 10। एमकेएस वाले को क्या बोल रखा था, एमकेएस वाले को क्या बोल रखा था, पोई तो ये क्या आ गया, एमकेएस वाले की जगह क्या लिख दो, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स की जगह क्या लिख दो, पोई, तो लिखो पोई 1 पोई इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आया, 10, सीजीएस वाले को क्या लिखा है पोइज, तो तुम्हारे पास एक पोई में कितने पोइज होंगे, 10 पोइज होंगे, ठीक है 10 पोइज होंगे। इससे आगे चलें, इससे आगे चलो, ठीक है, इस तरीके से आपने ड्राइव भी कर दिया। देखो जो क्या थी पोई क्या थी, बड़ी यूनिट थी, तो इसके साथ जो N1 आया वो क्या आया, छोटा आया, यहां क्या आया N2 बड़ा आ गया, और पोइज क्या होगी, एक छोटी यूनिट होगी सीजीएस वाली, ठीक है। चाहते तो अपने वैसे भी निकाल लेते थे कि N2 बराबर N1 U1 बटा U2, वैसे निकाल के बताऊं, वैसे निकालने की जरूरत तो नहीं है, वैसे पहले कर सकते हो, N1 U1 बटा U2। N1 क्या था, एक में निकालना है, U1 क्या था, पूरा का पूरा केजी मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, यहां पे U2 क्या है ग्राम, ये और ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। वैल्यू रखो, काटोगे तो काट दो, केजी का मान रख दो, कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और मीटर का 1/100, यहां सेंटीमीटर इनवर्स है तो ऊपर, और यहां पे सेकंड इनवर्स, और ये कितना है ग्राम, ये सेंटीमीटर इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे काटोगे तो आ गया 10। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, N2 कितना आ गया 10 आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ये आप जो है चेक कर सकते हो डायमेंशन एनालिसिस की वजह से, क्या कर सकते हो फॉर्मूला चेक कर सकते हो, बस टू चेक फॉर्मूला, वो मैंने आपको बता ही दिया, बता दिया ना, कि जैसे ही आपके पास S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसके इक्वल होगी, इसकी यूनिट इसके इक्वल होगी, ठीक है ना, तीनों की जो यूनिट है वो आपस में बराबर होगी, ओके। और एक बात इसके अलावा ये कि जो ये चीज होती है ना कोस थीटा साइन थीटा, तो इनकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ये हमेशा कैसी वैल्यू देंगे, डायमेंशन लेस लोग ई आधार पे, मान लो थीटा या कुछ भी है, ई आधार पे एक्स है, ये क्या देंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी देंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, विमाहीन राशि देंगे। तो चेक फॉर्मूला मतलब सूत्र की जांच करने के लिए, अब इसमें जांच वगैरह भी हो ही रखी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो हो भी जाएगा। अब ये क्या समझ रहे हो ना, वेग क्या होता है मीटर प्रति सेकंड इंटू क्या आ गया सेकंड, सेकंड से सेकंड क्या बच गया मीटर, दूरी किसमें होती है मीटर में, तो चेक हो ही रही है, इसमें कुछ है नहीं। इसका यूज अपने पास रिलेशन ड्राइव करने में, टू स्टेबलाइज रिलेशन इन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, कि आपके पास विमीय राशियां है ना, उनके अंदर आप सूत्र भी निकाल सकते हो विमाओं की वजह से। कैसे, जो विमीय राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास भौतिक राशियां जो है, उनके अंदर आप सूत्र भी निकाल सकते हो, किसकी मदद से, विमा की मदद से। जैसे कि देखो होता है ना ये, जैसे कि आपको मैं बताता हूं,
इसका एग्जांपल ही कर लेते हैं, इसका एग्जांपल ही कर लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, आप समझ जाओगे एग्जांपल से। एग्जांपल अपने पास P is the pressure of gas, P is the, क्वेश्चन लिख लेता हूं इंग्लिश में, उसके बाद इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। P is the pressure of a gas and rho is its density, rho is its density। Density, then find the dimension, then find the dimension of velocity, in terms of P and rho। ऑप्शन आपके पास A, B, C, D। P की पावर हाफ, रो की पावर -1/2, P की पावर हाफ, रो की पावर 1/2, P की पावर माइनस हाफ और रो की पावर 1/2, P की पावर माइनस हाफ और रो की पावर -1/2। ठीक है, दो तरीके हैं, दो तरीके बताता हूं आपको। पहला तो हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब जैसे P की डायमेंशन लिख दो, मात्रक लिख दो, और रो का मात्रक लिख दो, आपका जो वेलोसिटी है ना इसका मात्रक आ जाएगा। क्या बोल रहा है, P प्रेशर है, दाब है, और रो क्या है, घनत्व है। तो आपको वेलोसिटी की डायमेंशन सही हो ऐसा फॉर्मूला बनाना है P और रो के लिए। मतलब V बराबर क्या होगा, P बाय रो होगा या P बाय रूट रो होगा या इसका इनवर्स होगा, ऐसा कुछ होगा, ये पूछ रहा है ऐसे। ठीक है, तो देखो P की जो यूनिट है आपके पास कितनी होती है, सिंपल सा इसको ट्रिक सीधे ही करते हैं। P बराबर कितना होगा, F बटाए F कितना होता है, F होता है आपके पास F होता है MA, M क्या होता है kg, A क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, MA आ गया, ओके, ये कितना होगा A मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा kg मीटर इनवर्स, और ये आ जाएगा सेकंड की पावर -2। PS आ गया। रो की बात करो तो M बटा V, M कितना है मास, तो ये आ गया kg, ये कितना आ गया मीटर क्यूब, तो ये कितना बनेगा kg मीटर क्यूब माइनस। ओके, अब देखो इनको आप कैसे करो, एक आपके पास क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी की भी आपको बताइए क्या होती है मीटर प्रति सेकंड, तो ये क्या आ गया मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, आप अपने दिमाग में सोचो, क्या kg आपको उठाना पड़ेगा, तो ये आएंगे तो डिवाइड में आएंगे ना, डिवाइड में, ठीक है जी। P बटा रो कर दो, कितना आया, kg से kg गया, ये आ गया मीटर इनवर्स, ये आ गया सेकंड की पावर -2, और ये आ गया मीटर की पावर -3, ये इसे काटोगे तो ये आ गया मीटर की पावर -2, तो ये क्या आ गया सेकंड बटा मीटर, और इसकी पावर क्या आ गया -2, -2 मतलब उल्टा कर दो, तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड, इसकी पावर +2। अब देखो ये तो आधा है, ये तो इसकी पावर आधी करोगे तो ये आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, रूट ऑफ P बटा रो, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर ये तरीका समझ नहीं आता तो फिर वो लेंथी तरीका है, वो अपने को करना पड़ेगा। क्या है वो, ऐसे है V बराबर क्या हो जाएगा, P की पावर अल्फा और रो की पावर बीटा, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो, V की डायमेंशन लिखो, V की डायमेंशन कितनी होती है, LT -1 बराबर इधर P की क्या होती है, P की इधर से देख लो कितनी आई थी, kg मीटर इनवर्स सेकंड -2, तो ये आ गया आपके पास M, और यह क्या है L -1, और सेकंड इनवर्स क्या है T -2। ओके, और रो का मान क्या है, रो का है kg प्रति मीटर क्यूब, kg मतलब मास, L की पावर -3 और T की 0, इसकी अल्फा कर दो, इसकी बीटा कर दो। अब कंपेयर करो, L की पावर कितनी है 1, यहां L की पावर कितनी है -अल्फा -3 बीटा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब M की चेक करो, M की यहां पे कितनी है 0, और यहां पे M की कितनी है अल्फा प्लस बीटा, समीकरण नंबर 2। तीसरा क्या है T की, यहां कितनी है -1, यहां T की कितनी है -2 अल्फा प्लस का 0, तो ये आ गई समीकरण नंबर 3। ओके, इसको क्या करेंगे, सोल्व करें, तो सोल्व करो, आप गाते क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तो ये आ गया अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर -1,
ये आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये आ गया 2 अल्फा माइनस बराबर माइनस का 1, तो यहां से आ गया अल्फा बराबर 1/2। अल्फा हाफ है तो बीटा कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। प्रॉब्लम सोल्व, तो लिख दो बी बराबर कितना आ गया, अल्फा हाफ, तो पी की पावर हाफ और रो की पावर माइनस हाफ, मतलब पी बटा रो जो है इसका क्या कर दो, रूट कर दो। ये आपके पास क्या आ गया, वी आ गया। ओके, इसके बाद लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे। कैसे, जैसे कि मान लो v बराबर क्या होता है, रूट टीजीएच होता है ना, ये क्या है, लिमिटेशन है, लिमिटेशन, ठीक है। v बराबर रूट 2gh होता है, पर अगर v बराबर रूट gh रख दो ना तो भी सेम डायमेंशनल एनालिसिस होता है, मतलब सेम का सेम डायमेंशन आती है। तो डायमेंशन यहाँ पे मात खा जाती है कि जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, कौन सा कॉन्स्टेंट आता है वो कितना आता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स है फिजिक्स के अंदर बहुत सारे, जैसे कि मैं बात करूं आपके पास पावर ऑफ 10 के रूप में होते हैं। ये सिंपल सा मतलब है 10 के घात को क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाता है, इसका प्रीफिक्स होगा, यहां क्या आ जाएगा, इसका सिंबल आ जाएगा। तो देखो यहां क्या है, पावर ग्रुप में 10 की घात 1, 10 की घात 2, चलें ऐसे ऐसे नहीं लिखते, 10 की घात 12, 10 की घात 9, ऐसे लिखें, ठीक है। 10 की घात 12 को क्या बोलेंगे, 10 की घात 12 को बोलेंगे टेरा, सिंबल की कोई जरूरत नहीं है आपको। 10 की घात 12 को बोलेंगे टेरा, 10 की घात 9 को बोलेंगे गीगा, ठीक है। उसके बाद 10 की घात 6, 10 की घात 6 को बोलेंगे मेगा, मेगा ओम, मेगा मीटर, मेगा और न्यूटन, इस तरीके से। इसके बाद आता है 10 की घात 3, 10 की घात 3 क्या कहलाएगा, किलो। 10 की घात 2, 10 की घात 2 क्या कहलाएगा, हेक्टा, हेक्टो। और 10 की घात 1 क्या कहलाएगा, डेका, DAC, डेका। और 10 की घात माइनस से क्या कहलाएगा, डेसी, डेसी मीटर, डेसी किलोमीटर, इस तरीके से। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल भी देख लो, टेरा को टी से, गीगा को जी से, मेगा को कैपिटल एम से, किलो को के से, हेक्टा को एच से, डेका को DACA को DA से, और जो डेसी है उसको सिंपल डी से। उसके बाद सेंटी, 10 की घात माइनस 2 सेंटी, इसको लिखते हैं सी से। 10 की घात माइनस 3 मिली, इसको लिखते हैं स्मॉल एम से। और 10 की घात माइनस 6 इसको लिखते हैं माइक्रो से, और इसका रिप्रेजेंट होता है म्यू से। 10 की घात माइनस 6 के बाद 10 की घात माइनस 9 नैनो, इसको लिखते हैं स्मॉल एन से। 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 15 इसको लिखते हैं फर्मी से। ये आता है एफ से, और ये होता है पिको, इसको लिखते हैं पी से। इतने तरीके हैं आपके पास डायमेंशन, वो मतलब क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को लिखने के, समझे ना आप, कि जो टेरा मीटर हो सकता है, 10 की घात 12 मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, 10 की घात 3 मीटर हो सकता है, इस तरीके से। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसके बाद आता है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर पता नहीं होगा, और जिस दिन इनसे क्वेश्चन आ गया तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। कोटि, इसका मतलब क्या है, कोटि, किसी भी चीज की कोटि, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी कोटि क्या है। जैसे कि आपके पास 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपको पूछ लिया इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, तो ये क्या है, इसका ऑर्डर है, क्या है ये, इसका क्या है, ऑर्डर है। यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर छोड़ दो और बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, 10 की घात 8 ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर। सार्थक अंक आपका अगला टॉपिक है, सार्थक अंक। देखो सार्थक अंक क्या होगा अपने पास, सार्थक अंक किस लिए यूज होते हैं, ये एक्यूरेसी सही करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें अंदर सिंपल सी ट्रिक्स है 1-2, बस वही देखनी है आपको। ऐसा कोई नंबर होगा, ठीक है, तो इसके अंदर सार्थक अंक कितने कहलाएंगे, 3 कहलाएंगे, ठीक है। सिंपली जो डिजिट्स होंगे ना वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, चाहे वो पॉइंट के इस पार हो चाहे पॉइंट के इस पार हो।
दूसरा उसके अंदर अपने पास क्या है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में जीरो आ गया ना, वो सार्थक अंक के अंदर काउंट होगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 3, क्योंकि जीरो क्या है, दो संख्याओं के बीच में है। ठीक है, तीसरा क्या है अपने पास यहां पे, तीसरा है 5.0004 होता। चलो ये दूसरे में लिख लो एग्जांपल। ठीक है, इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं, इसके बीच में जीरो आ गए तो काउंट होंगे, तो कितने हो गए, 3 2 5। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है इसमें देखो, डिजिट से पहले जीरो आ गए, कोई भी डिजिट है उससे पहले जीरो आ गए तो ये जीरो जो है सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो यहां सार्थक अंक कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसी तरीके से 0.052 होगा तो उसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे, 1 होंगे। इसके बाद आपके पास है किसी संख्या के बाद में जीरो आ गए जैसे कि ऐसे, तो ये सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो यहां सार्थक अंक कितने हैं, 4 है। और अगर कोई पावर में आ जाए जैसे कि मान लो 1.32 गुणा 10 की घात 4, तो ये जो है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। यहां से सार्थक अंक कितने आ गए, 3 सार्थक अंक आ गए। ओके, इसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करना चीजों को आता है आपको वैसे, पर फिर भी थोड़ा सा देख लो। राउंडिंग ऑफ, इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही लाइन लिखाऊंगा, उसी से आपके सारे जवाब हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा देखो, अगर 50 से ऊपर संख्या गई तो उसको क्या कर दो, 100 कर दो। अगर 50 से नीचे गई तो क्या कर दो, 0 कर दो। आप समझ जाओगे मैं क्यों कह रहा हूं ये। ठीक है, समझ रहे ना, समझ रहे हो ना। अगर 50 से ऊपर गई तो 100 कर दो, 50 से नीचे आ गई तो 0 कर दो। इसी तरीके से मान लो अपने पास 55 है, 55 से ऊपर गई तो 60 कर दो, 55 से नीचे रह गई तो क्या कर दो, और उसको क्या कर दो, 50 कर दो। ये सारी चीजें कब है, ये सारी की सारी चीजें हैं पॉइंट के बाद की। ठीक है, पॉइंट के पहले की नहीं है। अब आप इनके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 7.82 है, 2 की कोई वैल्यू नहीं है, 5 आता तो सोचते सिंपली 7.8। इसी तरीके से 3.94 है, 5 से नीचे है, चलो 90 की ओर, ये लो यहाँ पे ये लो, पर इसको लिखना कितना है आपको, 7.8, इसको कितना लिखना, 3.9। इसी तरीके से अपने पास और भी चीजें हैं, ये 3.96 होता तो ये क्या गया, 5 से ऊपर गया तो ये अगले में चला जाएगा, 9 का अगला 10, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3.9 की जगह 3.10, कहने का मतलब 4.0। इसी तरीके से 7.851, 5 से ऊपर गया ना तो अगले में पहुंच जाओ तो क्या हो जाएगा 7.9। इसी तरीके से 7.950। ठीक, अब देखो, अब 7.950 के अंदर ये 0 आ गया। ठीक है, और ये क्या है, 5 है। अब डिपेंड करता है, ओड संख्या होगी तो इवन में चेंज हो जाएगी, अगर ओड संख्या नहीं होगी तो फिर इवन है तो वो इवन ही रहेगी। यहां पे क्या है, 5 है तो ये 6 में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 में, मतलब 96, 96 क्या करोगे, 100 की तरफ जाओगे तो ये बन जाएगा आपका 4। इसी तरीके से 3.8 था, तो अब ये क्या है, देखो ये क्या था, ओड था, तो इसको किस में जाना पड़ा, इवन में जाना पड़ा। ये क्या है, इवन है तो ये इवन का इवन ही रह जाएगा, तो ये क्या आ गया 3.8। मतलब कितने फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है, समझ रहे हो ना। यहां आता है कितने फिगर तक राउंड ऑफ करना है, फिगर तक राउंड ऑफ, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको लगभग सबको 2 2 तक ही करना है। ठीक है, तो अपने इस तरीके से कर रहे हैं इसको। और कुछ इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद अपने पास आता है लास्ट टॉपिक रहा है इस चैप्टर का, एरर्स। एरर्स इन मेजरमेंट लास्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। त्रुटि, एरर्स, ठीक है, त्रुटियां, त्रुटियां। इसके अंदर देखो पहला आता है एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, आपने कोई प्रैक्टिकल किया, आपको किसी की वैल्यू निकालनी थी, मान लो आपको ए की वैल्यू निकालनी थी और वैल्यू कितनी आ रही है, A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN, इतनी आ रही है। यहां वो क्या चाहिए, निरपेक्ष त्रुटि चाहिए, एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, पहले इन सबका एवरेज निकालो, एक क्या निकालो, मीन निकालो, तो वो AM आ जाएगा। कितना आएगा, सबका एवरेज निकालो, A2 A1 A2 A3 डैश डैश डैश, कहां तक जाओ, AN तक जाओ, डिवाइड बाय N, इसका एवरेज आ गया ना। अब ये जो आपके ये जो संख्याएं हैं, ये कितनी डिफरेंस है इस AM से, वो क्या कहलाएगी, आपका एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। जैसे कि डेल ऑफ A1 है तो ये कितना कहलाएगा,
इसके माध्य से ये कितना दूर है। इसी तरीके से डेल ऑफ एन क्या कहलाएगा, इसके माध्य से ये कितना दूर है। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, निरपेक्ष त्रुटि। आपको बोल दिया ना ए का निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी, तो कितनी होगी, डेल ऑफ ए1 होगी। ठीक है, ये तो आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब अपने पास आता है एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अपने पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, जो निरपेक्ष त्रुटि आई है ना, जो निरपेक्ष त्रुटियां आ रही उनका माध्य ले लो, वो क्या कहलाएगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। तो ये अपने पास आ जाएगा सिंपली डेल ए, तो निकाला ये डेल ए1 निकाला, डेल ए2 निकाला, इनका क्या ले लो, माध्य ले लो। माध्य में क्या आएगा, डेल ए1 प्लस डेल ए2 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल ए एम, एम नहीं एन था, इसका एवरेज कितनी संख्या थी, एन थी, तो एन का कर दो भाग, तो ये क्या आ जाएगा, माध्य माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। ठीक है, यहां से अब जो त्रुटि थी आपकी कितनी रह गई, एम जो था इससे डेल एम आगे हो सकता है, या फिर जो एम था इससे जो डेल एम था वो पीछे हो सकता है। उसके बाद आता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, सापेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर, या इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, फ्रैक्शनल सॉरी, फ्रैक्शनल एरर, सापेक्षिक त्रुटि या कह दो आपेक्षिक त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि। ठीक है, ये देखो ये क्या है, सापेक्ष है, किसी ना किसी चीज के क्या है, अपने पास सापेक्ष रहेगी। जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी मीन एब्सोल्यूट एरर जो आ गया, इसका फॉर्मूला क्या है, सापेक्ष एरर निकालने का, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है इसके अंदर डिवाइड करेंगे किसका, मीन वैल्यू का, तो आपके पास क्या आएगा, रिलेटिव एरर या तुम्हारे पास फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। जैसे कि यहां क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब अंतर कितना था, इतना था, मीन वैल्यू क्या थी, ये थी, तो ये क्या आ गया, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर आ गया। ये जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो आप और समझ जाएंगे। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया, इसमें डिफरेंस कितना था, डिवाइड बाय आपके पास एम कितना था। ओके, मतलब मीन वैल्यू कितनी थी, ये होता है आपेक्षिक त्रुटि। इसके बाद अपने पास आता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि होती है अपने पास जो सापेक्षिक एरर है ना, डेल ए बार बटा ए एम, इसको क्या कर दो 100% से गुणा कर दो, क्या कर दो 100% से गुणा कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। क्या आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। ये इतने तरीके की अपने पास त्रुटि होती है। अब देखो, अब इनके क्वेश्चन तो अपने कर ही लेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अब इनसे रिलेटेड प्रोपेगेशन ऑफ एरर होता है कि एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मूले के थ्रू जब हम जा रहे हैं तो एरर वहां पे कैसे होंगे, तो इसे कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर देखो कैसे होगा। प्रोपेगेशन ऑफ एरर कैसे है कि अपने पास पहला आता है सम के रूप में। ठीक है, ए बराबर क्या है, बी प्लस सी है, और बी में एरर क्या है आपका, डेल बी है, मतलब एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या है, डेल सी है, तो जो ए में एरर आएगा वो कैसे आएगा, डेल बी प्लस डेल सी आएगा। ध्यान रखना एरर हमेशा जुड़ते हैं, मतलब चाहे ये प्लस माइनस होते कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी एरर कैसे आता, ऐसे ही आता। दूसरा क्या है अपने पास, अब देखो, अब बात की जाए, ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि आ गई है, आ गई। अब यही अपने को क्या चाहिए, परसेंटेज त्रुटि चाहिए। क्या चाहिए, परसेंटेज, परसेंटेज एरर चाहिए। तो क्या करो, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल ए बटा ए, ये क्या आ गया, रिलेटिव एरर, इनटू क्या कर दो 100%, तो ये क्या आ गया, परसेंटेज एरर, है ना। ये क्या है, रिलेटिव एरर, और ये क्या है, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर के फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, वो बस फॉर्मूला है, यूज कैसे करना है,
जो एरर आएगा उसके अंदर उसकी इनिशियल वैल्यू थी उसका भाग दे दो तो वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। डिफरेंस वाला भी मैंने समझा दिया, ये ऐड वाला हो गया साथ में डिफरेंस वाला हो गया, मतलब प्लस माइनस वाला और माइनस वाला मैंने दोनों ही आपको एक साथ समझा दिए हैं। ठीक है, पर यहां डिफरेंस क्या है, एक चीज देखना, क्या डिफरेंस है। अगर प्लस वाला होता तो ये कितना आता, डेल ए तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा, चाहे प्लस वाला होता है माइनस वाला हो, पर जो ए होगा वो प्लस वाले केस में इतना होता और वो माइनस वाले केस में इतना होता। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, डेल ए दोनों के लिए सेम तरीके से ही कैलकुलेट होगा। अब बात आती है प्रोडक्ट के अंदर, कि आपके पास प्रोडक्ट के रूप में होता फॉर्मूला, तो आप एरर कैसे लिखते, जैसे कि b इंटू सी है और ये आपका a है, कैसे लिखोगे, तो यहां हम कैसे जाएंगे, लोग के फॉर्मूले से जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां क्या आता है, लोग लेने पर या टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, ln a, नेचुरल लॉग लिया मैंने, ये क्या बनेगा ln b इंटू सी। ln b इंटू सी जो है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दो खुलेगा ये तो ln b प्लस ln c। अगर ये ऐसे होता ln b बाई सी तो ये बनता ln b माइनस का ln c। यहां ये आ गया ln b प्लस ln c, यहां कितना ln a। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट क्या कर दो, अवकलन कर दो, क्या कर दो, अवकलन कर दो, तो ये कितना आएगा, लोग ए का कितना होता है 1/a, और जो a है इसका डेल ए, इधर 1/b, इसका डेल बी, इसका 1/c और इसका डेल सी। ठीक है, तो यहां पे फ्रैक्शनल एरर कितना आ गया, डेल ए बटा ए बराबर डेल बी बटा बी, और यहां पे आ गया डेल सी बटा सी। इसी तरीके से अगर आपको ये परसेंटेज एरर चाहिए था, पीई में बोलूं परसेंटेज एरर चाहिए था, ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया। ठीक है, ये परसेंटेज एरर आ गया, निरपेक्ष त्रुटि आ गई। अब मैं प्रतिशत त्रुटि निकाल रहा हूं, तो क्या करना है, 100 का गुणा कर दो, बस 100% क्या कर दो, गुणा कर दो, हो जाएगा ना, डेल बी बटा बी गुणा 100%, डेल सी बटा सी गुणा 100%। ओके, इसको क्या लिखोगे, परसेंटेज में एरर बी में, इसको परसेंटेज में एरर सी में, मतलब ए में परसेंटेज का एरर बराबर बी में परसेंटेज का एरर गुणा प्लस सी में परसेंटेज का एरर। अब आता है डिवीजन के अंदर, तो डिवीजन के अंदर भी लगभग सेम रहेगा। डिवीजन के अंदर अगर फॉर्मूला हो उसमें एरर निकालना हो, मतलब a बराबर b बटा सी हो, तो क्या करो, टेक लोग कितना आएगा ln a, इधर ln b बटा सी, इधर ln a बराबर ln b माइनस का ln c, क्या करो, डेरिवेटिव करो, तो a बटा a डेल a, इधर डेल b बटा b, इधर डेल c बटा c। और अब क्या करना है, क्या करना है, बस एरर आ गया। अब एक ध्यान रखना बात, क्या बीच में, इनके बीच में क्या है, ये इस फॉर्मूले के लिए क्या है, माइनस है, पर इसका जब बीच में क्या है, माइनस है, तो जब इसका एब्सोल्यूट एरर निकलेगा ना, तब बीच वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, एरर के लिए क्या बना, डेल ए बटा ए बराबर डेल बी बटा बी और प्लस डेल सी बटा सी। ये आप ध्यान रखेंगे, परसेंटेज में निकालना हो तो डेल ए बटा ए गुणा 100% बराबर डेल बी बटा बी गुणा 100% प्लस डेल सी बटा सी गुणा 100%। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए में प्रतिशत त्रुटि बराबर बी में प्रतिशत त्रुटि प्लस सी में प्रतिशत त्रुटि। ओके, अब आता है पावर के अंदर हो, किसी ना किसी क्या हो, पावर में हो, जैसे कि पावर में हो मतलब मान लो आपके पास x बराबर क्या हो गया, a की पावर n बटा b की पावर m। तो ये कैसे हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखो सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, x में प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर इन x बराबर n गुणा a में प्रतिशत त्रुटि प्लस m गुणा b में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, ये इसको लॉग वाले तरीके से सोल्व करोगे ना, तो ये आएगा, करूंगा लॉग वाले तरीके से सोल्व, तो ये क्या बनेगा ln x, ये क्या बनेगा ln a की पावर n बटा b की पावर m। आगे सोल्व करोगे तो ln
ए की पावर एन माइनस ln बी की पावर m n बार, तो ln m बार, ऐसे लो डेरिवेटिव, तो ये आएगा डेल x बटा एक्स, n कॉन्स्टेंट, तो ये आएगा डेल a बटा i माइनस m डेल b बटा b। जब एरर लोगी चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो, बीच में क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका यही फॉर्मूला बन गया, परसेंटेज में लिखना तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका जो ये लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। सारे एरर वगैरह सब हमने देख लिए, हमने कोई भी टॉपिक जो है इसके अंदर स्किप नहीं किया है। आपको प्रॉपर एक जैसे पेड बैच होता है उसकी तरीके से कंप्लीट थ्योरी मैंने डिस्कस करवा दी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर अपने इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ाइए, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी अच्छी तरीके से काम करता रहूं। बाकी अपने और ट्राई करेंगे अच्छे अच्छे वीडियो लाने की। आप कमेंट करके रिस्पॉन्ड कर सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो कि आपको कैसे कैसे किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बने रहे फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, सीखते रहें और सिखाते रहें। ओके, बाय।